वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज में सीजीएल का मैथ का पेपर देखेंगे। जो एग्ज़ाम 6 जून 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 4 जून का इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जून को हुआ था, यानी 4 जून का फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, यानी ये तीनों शिफ्ट का पेपर हम लोग देख चुके हैं, पेपर का सॉल्यूशन। आज हम लोग 6 जून यानी 5 जून को तो कोई एग्जाम नहीं होता, 6 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक्स है। इसमें क्या दिया गया कि 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे और इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो ये 1 को इधर और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इस कॉट स्क्वायर थीटा को बदले में क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब अगर ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 31 कोसेक थीटा है, माइनस 31 कोसेक थीटा, और ये 12 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो -12 और 32 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम लोग फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं। फास्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मान चलिए आपके पास कोई एक इक्वेशन लेते हैं 4x² प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक ही द्विघात समीकरण में एक इक्वेशन ले लिए। इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग फास्ट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करना, सबसे पहले ये 4 और ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इस 24 को दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 24 है और जोड़ने पे प्लस 11 है, तो 8 3 में टूटेगा, 8 3 के फॉर्म में टूटेगा तो ये गुना करने पे 24 आ जाएगा और जोड़ने पे ये 11 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उससे दोनों में डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और जो साइन होगा उसको बदल देंगे। इसके साथ प्लस साइन लगा तो माइनस हो जाएगा और इसके साथ प्लस साइन लगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस समीकरण का 2 मान आएगा, एक आएगा -8/4 यानी -2 और दूसरा आ जाएगा -3/4, इसका आंसर होगा 2। तो इसी तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा का मान आएगा और कोसेक थीटा का 2 मान आ जाएगा हमारे पास। कोसेक थीटा का 2 मान क्या आएगा, तो सबसे पहले 12 और 20 को गुना करेंगे तो 240। इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है, गुना करने पे 240 और जोड़ने पे -31 आए, यानी 15 गुने 16। 15 गुने 16 करेंगे तो गुना करने पे तो 240 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे +31 आएगा, तो हमें जोड़ने पे -31 चाहिए, तो हम इसका मतलब दोनों में माइनस लगाएंगे तभी तो। अब इस दोनों गुना करेंगे, -15 गुने -16 तो प्लस में 240 आ जाएगा और जोड़ने पे माइनस में 31 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो स्क्वायर होता है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है, तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को और इसका जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं, यानी माइनस था तो प्लस कर देंगे, फिर माइनस था तो प्लस कर देंगे, यानी ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे अगर हम तो द्विघात समीकरण बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगा। उसका 2 मान, तो कोसेक थीटा का 2 मान आ गया, एक आ गया 15/12 यानी 3 से काटेंगे तो 5/3 चौका 12, 3 यानी एक आएगा 5/4। अगर कोसेक थीटा 5/4 आ गया, इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होता है, h/p। तो हम यहाँ से b निकाल सकते हैं, b क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यानी 3। वैसे भी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, हम ट्रिपलेट से भी 3 4 5 निकाल सकते थे। जब b बराबर 3 आ गया तो हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, p/b, यानी p के बदले में 4 और b के बदले में 3 यानी 4/3। 4/3 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का 2 मान आया था ना, एक मान आया था मेरे पास क्या, ये 15/12 तो यानी 5/4 से tan थीटा का निकालिए। दूसरा कोसेक थीटा का मान आया 16/12, 16/12 यानी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, यानी ये h ये हो गया और h/p होता है, तो हम लोग बेस निकाल लें, √4 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 यानी 9 7 16 यानी √7 आ जाएगा। बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, ये tan थीटा का मान निकाला था ना,
तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, और p के बदले में 3 और b के बदले में √7, तो यानी इसका जो आंसर होगा 3/√7, यानी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 3 रूट यानी इसको अगर हम काटेंगे √7 तो ये √7 बार में कट जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब अगर हम इसी को परमेकरण करेंगे, √7/√7 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3√7 और नीचे क्या हो जाएगा 7, यानी 3√7/7, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह से हम इसको फास्ट सॉल्व करके द्विघात समीकरण को कोसेक थीटा का 2 मान आ जाएगा, और कोसेक थीटा के दोनों मान से हम लोग tan थीटा का दोनों मान निकाल लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 8 अंकों की एक संख्या 2074x4y2, इसको हम लोग अगर हम 88 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या विभाज्य है, तो 4x + 3y का मान निकालना है, 4x + 3y का मान निकालना है। तो 88 से विभाज्य का क्या नियम है कि जो संख्या 88 का फैक्टर क्या होता है 8 और 11, जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगा वो संख्या 88 से भी कटेगा। और 8 का क्या नियम है कि लास्ट का हम लोग 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो अगर हम जैसे यहाँ पे 32 है तो 8 के टेबल में कहाँ 32 आता है, सॉरी ये 2 आता है, एक 32 में 2 आता है और एक 72 में 2 आता है। तो इसका मतलब अगर 32 में 2 आता है, इसका मतलब y के बदले में 3 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 तक कट जाएगा, तो 3 बचेगा और 2 32 हो जाएगा, यानी तो 32 होगा तो 800 का 32 कट जाएगा, यानी 3 भी होगा। अगर हम y के बदले में 7 रखते हैं, 7, तो यानी 8 × 5 = 40, 7 × 9 = 72, ये भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा। तो यहाँ y का 2 मान पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं y का मान 3 रख के सवाल में इस सवाल का आंसर लाते हैं। अगर y का मान 3 रख के कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। अगर y का मान 3 रख के कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो तब हम y का मान 7 रखना पड़ेगा। अगर हम y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3, तो हमारे पास संख्या क्या बन गया 2074x432। अब इसको हमें क्या करना है 11 से चेक करना है। तो 11 का क्या नियम होता है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले विषम स्थान देख रहे हैं, 7 दूनी 9, 9 + x + 3, यानी 9 × 3 = 12 + x। अब ये स्थान चेक करें, यानी 4 4 8 2 10, यानी नीचे 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें बड़ा वाला संख्या में अगर हमें जोड़ना है तो ये कभी छोटा वाला संख्या के बराबर नहीं होगा, तो अंतर 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका अंतर 11 करना पड़ेगा। तो अंतर अगर हम 11 करेंगे तो इसका मतलब x के वैल्यू में 9 रखेंगे, तभी तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 में 10 गया 11, यानी अगर हम y का मान 3 रखते हैं तो x क्या आ जाता है मेरे पास 9 आ जाता है। तो क्या y 3 और x 9 रखने पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अगर y के बदले में हम 3 रखेंगे, 3 × 9 ये हो जाएगा, और x के बदले में 9 रखेंगे तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा, 36 + 9 = 45, यानी एक ऑप्शन मिल रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर बाय द वे y का मान 3 रखने के बाद कोई ऑप्शन मैच नहीं करता तब हम लोग क्या करते हैं y का मान 7 रख के x का मान निकाल लेते, फिर हम उस मान पे इस इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि ए बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद ए बी क्रमशः क्यू और पी तक पहुंचने में 49/8 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तो बी की गति 16.8 है, तो एक की गति ज्ञात करें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करें, या 2 कार या 2 व्यक्ति कुछ भी हो, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है, मिलने के बाद जैसे ये ए बी मिला, मिलने के बाद ये जो है ए समय लिया, और मिलने के बाद बी जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 20 समय लिया, तब जो इसके स्पीड का अनुपात होगा, स्पीड का अनुपात वो हो जाएगा √अंडर उसके टाइम के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल आए मिलने के बाद इस तरह का सवाल जब भी आए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वो एक ही फार्मूला, इसी फार्मूला पे ये टोटल सवाल बनेगा। अगर मिलने के बाद जब भी सब बात आए, तो यहाँ बोला ना एक दूसरे को पार करने के बाद, तो पार करने के बाद जब भी है तो ये सब इस फार्मूला पर हम सवाल बनाएंगे। स्पीड ऑफ बी कितना दिया गया 16.8, यानी बी का स्पीड 16.8 है और ए का स्पीड निकालना है, बराबर √। टाइम ऑफ बी कितना समय लेता है 8 घंटा लेता है, तो 8 ले लेंगे।
और ए कितना लेता है 49/8, यानी अच्छा करता है 49/8 यानी 49, और यहाँ पे डिवाइड 8 करेंगे, ये कट के ऊपर चला जाएगा। तो यानी स्पीड ऑफ ए बटा 16.8 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 8 में से 1 8 निकल जाएगा, 49 का 7 निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से कितना बार में कटेगा, 2.4 बार में, 7 9 14 और 7 का 2.4 बार में। और तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 8 × 2.4 यानी 8 चौका 32, 3 8 9 16 3 19 यानी 19.2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, मिलने के बाद जब भी सवाल आए तो ये फार्मूला पे वो सवाल बन जाएगा। जो इसका फार्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का जो अनुपात होगा वो √अंडर टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 21 60 और 64 प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात होता है। यानी 21 में x घटाएंगे, फिर 22 में x घटाएंगे, तो इस दोनों का जो अनुपात होगा वो 60 में x घटाने पर और 64 में x घटाने पर जो अनुपात आएगा उस अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी समान अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना है, इसमें x का वैल्यू नहीं निकालना है। इस टाइप का सवाल जब भी आए तो x का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या पूछ रहा है, x+1 और 7x+1 के बीच मध्यानुपात पूछ रहा है ना। तो मध्यानुपात हम लोग पढ़े हैं √ab। मध्यानुपात क्या होता है, √ab। ठीक है, तो यानी √x के बदले में कितना है, a के बदले में कितना है x+1 और b के बदले में कितना है 7x+8। 7x+8। तो यहाँ क्या करना है कि x का कोई भी मान रख देना है। अगर हम x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, रूट से निकालने में दिक्कत होगा। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो 3 1 4 ये हो जाएगा, और 7 3 21 और 8 29 ये रूट से बाहर नहीं निकल जाएगा। x का मान 3 नहीं रखेंगे। अगर हम x का मान 4 भी नहीं रख सकते हैं, 5 6 7 8 रखते हैं तो 8 1 9 हो जाएगा। अगर x का मान हम 8 रखते हैं तो ये 8 1 9 हो जाएगा, और ये और 8 7 56 और 8 64 यानी 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, 64 का 8 यानी 8 3 का 24 आ गया। इसका जो आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस टाइप का सवाल जब भी आए आगे से तो क्या करना है, डायरेक्ट इसी में x का वैल्यू निकाल के x का कोई भी मान रख के रूट से बाहर जो भी आएगा वो उसका राइट आंसर होगा। वैसे अगर हम x के बदले में 8 रखें, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो x के बदले में 8 आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पाइप ए और पाइप बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यानी ए जो है वो 1 घंटा में भर सकता है और बी जो है वो 2 घंटा में भर सकता है। ये दोनों भरने वाला पाइप हैं। उसके बाद जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है, और टाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है और वो कितना देर में खाली करता है 1 घंटा 15 मिनट। यानी इसको भी घंटा बोलेंगे तो 15/7 यानी 1/4 यानी 5/4 घंटा में ये क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला टैंक है, माइनस लगा दिया, इसका मतलब खाली करने वाला टैंक है। अब क्या चीज़ है, ए और सी को 9 बजे AM में चालू कर दिया गया और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया गया। ए और सी अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना देर में काम करेगा, ए प्लस सी अगर मिलकर काम करेगा तो कितना देर में। तो घटाने क्या नियम है, 1/1 माइनस 1/5/9 करेंगे तो सॉरी 5/4 है ना, 1 घंटा 15 मिनट यानी हाँ 5/4 यानी 1/5/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 1/5 घंटा इसका आंसर है। इसका मतलब ए प्लस सी अगर काम करेगा तो कितना 5 घंटा में ये भर देगा। अगर 5 घंटा में भरेगा तो 2 घंटा बाद ए को बंद कर दिया गया, तो 2 घंटा में 2 आवर में कितना भाग भरा जाएगा, 2 आवर में 2/5 भाग भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू किया जाता है। अब हम ए को बंद कर दिए और बी को चालू किए तो अब बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बी और सी दोनों। तो बी 2 घंटा में भरता है और सी 5/4 घंटा में खाली करता है। तो दोनों मिलकर जब काम करेगा तो कितना देर लगेगा, 1/2 माइनस 1/5 और ये 4 ऊपर यानी 5 में से 8 गया तो कितना हो गया 3/10 यानी -3/10 मतलब खाली हो रहा है। इसका मतलब अगर इसको पलटेंगे तो इसका मतलब बी प्लस सी जो है वो 10/3 घंटा में खाली करता है टैंक को। तो बोला जा रहा है कि टैंक कब खाली होगा, यानी जितना भाग भरा गया होगा उतना ही भाग हमें खाली करना है। तो 10/3 घंटा में पूरा टैंक को खाली करता है, तो हमें तो खाली 2/5 भाग ही करना है ना। तो 2/5 भाग को कितना देर में खाली करेगा, 2/5 से गुना करेंगे यानी 5 9 10 यानी
4/3, इसको क्या लिख सकते हैं 1.1/3 यानी 1 घंटा, और इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे यानी 20 मिनट में ये टैंक क्या होगा, खाली होगा। अब देखिए 9 बजे चालू हुआ था, 2 घंटा बाद ए बंद हुआ, उसके 1 घंटा 20 मिनट बाद टैंक भर आया, टैंक खाली हुआ। इसका मतलब 9 2 11 12:20 पे यह टैंक भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भिन्न से भी बना सकते हैं या फिर टोटल वर्क मान के भी हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत उससे भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8x³ - 27y³। 8x को क्या लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब डिवाइड बाय 2x - 3y इज इक्वल टू ax² प्लस bxy प्लस cy²। ठीक है, तो ये 2x - 3y के होल क्यूब का यानी इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या आएगा, a - b हो जाएगा 2x - 3y इंटू a² यानी a² करेंगे तो 4x² प्लस b² यानी 9y² प्लस ab करेंगे तो 3 6xy, ये हो जाएगा। तो ये 2x - 3y से ये 2x - 3y आया, इसका मतलब इसका जो पूरा कैलकुलेशन आया वो 4x² प्लस 9y² प्लस 6y आया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, x² का कॉफिशिएंट a है और x² का कॉफिशिएंट 4 है, इसका मतलब a का मान जो है वो 4 आएगा। यहाँ पे y² का कॉफिशिएंट 9 है, यहाँ पे y² का कॉफिशिएंट c है, इसका मतलब c का जो मान आएगा वो 9 आएगा। यहाँ xy का कॉफिशिएंट b है और यहाँ xy का कॉफिशिएंट 6 है, तो इसका मतलब b का जो मान आएगा वो 6 आ जाएगा। a b c का मान पता चल गया, हमें क्या निकालना है 2a प्लस b माइनस c। तो a के बदले में 4 तो 4 दूना 8 प्लस b के बदले में 6 प्लस 6 माइनस c के बदले में 9 यानी 8 6 14 में से 9 गया 5, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, जैसे कोई त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त दिया गया है, जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त दिया गया है। ये त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। AB और BC और AC के भुजा को क्रमशः PQR बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी AB को P पर स्पर्श करता है, BC को Q और AC को R पर स्पर्श करता है। यदि AR बराबर 5 यानी AR 5 और RC 6 और AB 12, AB यानी ये पूरा 12 दिया गया, ये जो AB है ये कितना दिया गया है 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर ये पूरा AB। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। देखिए ये एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ठीक है, यानी ये दोनों जो स्पर्श रेखा है किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर खींच रहे हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। उसी तरह A से हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ तक, और एक A से हम एक यहाँ स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा। तो बाकी ये कितना बचेगा 7 बचेगा ना नीचे वाला, यानी ये जो PR आएगा PB आएगा वो 7 बचेगा। टोटल 12 था, उसमें से 5 ऊपर वाला हो गया तो ये नीचे 7 होगा। अगर ये 7 होगा तो यानी ये भी BQ भी 7 हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से BP और BQ दोनों स्पर्श रहेगा तो BQ भी 7 हो जाएगा। अब ये 6 दिया गया था, इसका मतलब BC ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि इस C बिंदु से CQ और CR दोनों स्पर्श रेखा है तो दोनों बराबर होगा। अब हमें जब सब लंबाई पता चल गया तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना था ना। परिमाप में ये भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है, नीचे वाला भुजा 7 + 6 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये साइड वाला भुजा 6 + 5 यानी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 12 13 25 और प्लस 11 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल। यदि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है, जैसे अगर हम CP 100 रुपया मानते हैं, 8% हानि पर बेचा, इसका मतलब 92% में बेचा, 92 रुपये में बेचा, और यदि उसने 10.5% लाभ पे बेचा होता है, यानी अगर 10.5% लाभ पे बेचा होता तो इसका मतलब 110.5 में बेचता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलता। तो कितना रुपये मिल रहा है अधिक अनुपात में, ये हम
माना वो वैल्यू है ना, तो जो हम माने हैं उस वैल्यू में कितना रुपया अधिक मिल रहा है, यानी टोटल मिला के 18.5 अधिक मिल रहा है, 18.5। और यहाँ पे बोला जा रहा है 92.50 अधिक मिलता है, यानी यही 18.5 का वैल्यू 92.5 है। तो 18 चौक 18×5 = 90, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा। तो ये CP 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका मतलब जो करायमूल आया वो कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, जब करायमूल 500 आ गया तो इसमें 12% लाभ पे बेचेंगे, तो 500 का 12% कितना होता है, 60। तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 500 + 60 यानी 560 इसका विक्रयमूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 500 करायमूल आ गया तो उसके बाद 12% लाभ पे हम लोग बेच देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या x = a + 1/a और y = a - 1/a। तो इसमें क्या चीज़ है कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y और तीसरा वेरिएबल a। 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान रख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर एक इक्वेशन दिया गया है और एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल का जो मान होगा फिक्स होगा। 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, 3 इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, 4 इक्वेशन के लिए 4 वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही इक्वेशन है तो हमें 2 ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, x और y को फिक्स कर देते हैं, a का कोई भी मान हम लोग रख लेंगे। अगर हम a का मान 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, x⁴, y 0 हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी √x⁴ बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं x²। और x के बदले में क्या आया था, 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे अगर 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल दिया गया है, तो 2 इक्वेशन दिया गया तो इसका मतलब 2 ही वेरिएबल को फिक्स रखेंगे, हम तीसरा का कोई मान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इस टाइप का सवाल हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, तीनों सीरीज में देख चुके थे लगभग में। जैसे इसमें AB + BC + CA = 8 दिया गया, a² + b² + c² 20 दिया गया है, तो हमें 1/2 a + b + c निकालना है। तो a + b + c का तो हमें मान पता करना पड़ेगा। तो a + b + c क्या हो जाएगा, अगर हम a + b + c का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² +2 × AB + BC + CA। ये a + b + c का होल स्क्वायर होता है। तो a + b + c क्या हो जाएगा, अंदर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंदर रूट, और a² + b² + c² का जो मान है वो 20 दिया गया है, +2 × AB + BC + CA का जो मान है वो 8 दिया गया है। तो यानी 20 + 16 36, यानी a + b + c कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, a + b + c जब 6 आ गया तो हमें क्या निकालना है, ½ × a + b + c, यानी ये 6 दिया गया है, इंटू अगर हम इसको देखें, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² + c² - 2bc, इसका स्क्वायर करेंगे c² + a² - 2ac। तो 2 बार a² आएगा, एक यहाँ a², एक यहाँ स्क्वायर। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, तो a² + b² + c² बचेगा, क्योंकि 2 बार a² आएगा, 2 बार b² आएगा, 2 बार c² आएगा। उसके बाद -2ab यहाँ पे रहेगा, तो अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो -ab बचेगा, -2bc इस यहाँ पे रहेगा, तो अगर हम 2 कॉमन लिए तो -bc आ जाएगा, और -2ca यहाँ बचेगा, अगर हम -2 कॉमन लिए तो -ca बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/2 × 6, यानी ये 3 हो गया, 1/2 × 6, यानी वैसे 1/2 से 3 दूना 6, यानी 1/2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। 6 × a² + b² + c² कितना दिया गया है, 20, माइनस AB BC CA कितना दिया गया, 8, यानी 6 × 12, यानी 12 × 6 = 72 इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे। तो थीटा का कोई भी मान पुट करने से हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये सवाल ईजी बन जाएगा। 45 डिग्री रखते हैं तो sin 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 माइनस cos 45 1/√2 +1 sin 45 1/√2
cos 45 1/√2 और -1, तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 1/√2 यानी 2/√2। परमेकरण करेंगे तो √2 से परमेकरण करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, केवल √2 -1 बचेगा नीचे। इस दोनों कैलकुलेशन √2 आया, -1 बचेगा। फिर अगर हम परमेकरण करेंगे √2 + 1 से √2 + 1 से, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा, a + b × a - b यानी √2 का स्क्वायर 2 में से गया 1, तो ऊपर क्या बचेगा √2 + 1 बचेगा। यानी थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर इस पूरे समीकरण का जो मान आया वो √2 + 1 आया। तो √2 + 1 बाकी कहाँ आ रहा है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा में ही √2 + 1 थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर आएगा। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है ना, तो सेक 45 √2 और टेन 45 1 यानी √2 + 1 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है और बाहरी त्रिज्या 9 मीटर है तो इसकी मोटाई ज्ञात करें। अगर हमें जैसे एक बेलनाकार पाइप है धातु के, इसकी बाहरी त्रिज्या हमें, इसमें क्या दिया गया, बाहरी त्रिज्या 9 दिया गया है, बाहरी त्रिज्या 9। अगर हम आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या को हम लोग r मान लेते हैं, अगर आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं तो इसका मोटाई पता चल जाएगा। बाहरी त्रिज्या में से हम आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे, तो खोखला बेलन का जो आयतन होता है, खोखला बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r² - r² × h, यानी बड़ा r² माइनस छोटा r² × h, ये खोखला बेलन का आयतन होता है। और आयतन कितना दिया गया है, 7480 दिया गया है, 7480 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के बदले हम लोग 22/7 रखते हैं। और r³ यानी बाहरी त्रिज्या 9 दिया गया, तो यानी r² - r², तो 9 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू h के बदले में कितना दिया गया 1.4 मीटर। यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो और इसको हम लोग मीटर में क्यों रखेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो यानी 140 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी गुनी 140 बराबर 7480। तो यहाँ 22 से कितना बार में कटेगा, 22 × 68 बचेगा 340 बार में, ठीक है। और 1 मिनट, और ये 7 से ये कितना बार में कटेगा 20 बार में, और 20 से ये कितना बार में कटेगा 17 बार में, 17 बार में कटेगा। अब यहाँ पे हम देखें 9 का स्क्वायर 81 माइनस r² बराबर 17, तो 81 में से 17 गया 64 बराबर r², तो r बराबर कितना हो जाएगा 8, r बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यानी आंतरिक त्रिज्या हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, बाहरी त्रिज्या 9, आंतरिक त्रिज्या 8, तो इसका अंदर जो मोटाई होगा वो 9 में से 8 गया 1 सेंटीमीटर मोटाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या देखिए 13 संख्या का जो औसत है वो 80 दिया गया है। पहली 5 संख्या का औसत 74.5 है। देखिए अगर 13 संख्या का औसत 80 दिया गया, इसका मतलब टोटल संख्या क्या चाहेगा कि हम 80 ही रहेगा, टोटल संख्या क्या होगा 80 ही रहेगा। तो अगर पहली 5 संख्या का औसत अगर 74.5 है, यानी 5.5 का कमी आ गया, कितना संख्या में 5 संख्या में, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना का कमी आया 25 2 27.5 का कमी आया ओवरऑल। यानी 5 संख्या का औसत में 5.5 का कमी है, औसत 80 था सभी संख्या का, लेकिन 5 संख्या का औसत 5.5 का कमी है, तो इसका मतलब टोटल 27.5 का कमी हो गया। अगली 5 संख्या का जो औसत 82.5 है, यानी 2.5 ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। तो 5 संख्या में अगर 2.5 ज़्यादा है तो इसका मतलब 15 10 12.5 ज़्यादा होगा। इस दोनों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस दोनों में अभी 20 कम हो रहा है, 27 में से 12 गया 25 कम, 27 में से 12 गया 15 कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, ये 15 का कमी हो रहा है। तो औसत को मेंटेन रखने के लिए बाकी जो 3 संख्या होगा, यानी फर्स्ट
यानी जो कौन कौन 11वीं 12वीं और 13वीं, 11वीं 12वीं और 13वीं जो होगा, इस तीनों, ये जो तीनों संख्या क्या करेगा, ये 15 को मेंटेन करेगा। तो अगर ये तीनों 80 80 80 रहेगा तो यानी 240 ये रहेगा, ये तीनों और प्लस 15 यानी 15 ये ज़्यादा रहेगा, तभी तो ये औसत को मेंटेन कर पाएगा। इसका मतलब इस तीनों का जो योग होगा वो 255 हो जाएगा। इस तीनों का योग कितना हो जाएगा, 255, क्योंकि ये तीनों 80 से 15 ज़्यादा रहेगा और ये बाकी संख्या 80 से 15 कम है, तो औसत को क्या करेगा, मेंटेन कर पाएगा। यानी 11वीं 12वीं 13वीं संख्या का जो योग आ गया वो 255 आ गया। अब 11वीं 12वीं और 13वीं के बारे में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। 13वीं को अगर हम x मानते हैं तो 12वीं कितना हो जाएगा, x - 6, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है 12वीं 13वीं से 6 कम है और 11वीं 12वीं से 6 अधिक है। तो अगर ये जो है, अगर इससे 6 अधिक है 12वीं से, अगर हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये -6 कट जाएगा, 11वीं संख्या के x हो जाएगा। तो क्या चीज़ बोला, 11वीं और 13वीं का औसत यानी x + x, इसका औसत निकालने में क्या आ जाएगा, x + x 2x/2, यानी औसत भी तो x ही होगा। वैसे भी जब संख्या बराबर है तो इसका मतलब औसत x ही होगा। इस तीनों का योग कितना हो जाएगा, x x x यानी 3x - 6 बराबर 255। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 261। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = 21, 87। अगर x बराबर 87 यानी 87 और 87 का औसत 87 ही होगा। इसका मतलब जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार क्राइमूल से 40% अधिक अपने माल को अंकित करता है, यानी क्राइमूल अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 140। 40% अधिक करता है यानी 140, और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो छूट देगा तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140 × 75/100 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं ना। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 से 35 बार में, अब 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105, यानी विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 105। यानी 100 में खरीदें 105 में बेचें तो कितना का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। अगर हम इसको ट्री रूल से बनाएंगे, ट्री रूल से, तब ये सवाल बहुत ही ईजी में बन जाएगा। जैसे 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया जाता है। अगर 15,000 का हम 16% निकालेंगे, 16% कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 और 16×5 = 8 और 16×8 = 24, यानी 2400 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल मूलधन पे 1600 ब्याज मिलेगा। पहला साल मूलधन पे 1600 ब्याज मिल जाएगा, दूसरा साल भी मूलधन पे 1600 ब्याज मिल जाएगा, 2400 ब्याज 2400। पहला साल भी 2400 ब्याज मिल जाएगा, दूसरा साल भी 2400 ब्याज मिल जाएगा और तीसरा साल भी 2400 ब्याज मिल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर साधारण ब्याज पूछता तब तो 24 या 7200 तो इसका ब्याज हो जाता ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिले उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। पहला साल में अगर हमें 2400 ब्याज मिला तो इस पर 2 साल ब्याज लगेगा, इस साल भी लगेगा और एक इस साल भी लगेगा, 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो 2400 का 16% कितना होता है, 2400 पे भी 16% ब्याज मिलेगा, यानी 16 × 4 = 64, 6 16 9 32 6 38, यानी 384 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा। इस पर ये 2400 पर 384 रुपये दूसरा साल भी ब्याज मिलेगा और ये 384 रुपये तीसरा साल भी ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब जब हम पहला साल वाला ब्याज पे हमें 2 साल ब्याज मिल गया, अब यहाँ जो ब्याज मिला, दूसरा साल जो ब्याज मिला, इस ब्याज पे भी तो हमें तीसरा साल ब्याज मिलेगा ना। अगर इस 2400 पर हम ब्याज निकालेंगे तो 2400 पे हमें, इस 2400 पे हमें तीसरा साल कितना ब्याज मिल जाएगा, 384 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यहाँ निकाल चुके हैं 2400 पे, ये 384 रुपये पर 1 साल और ब्याज मिलेगा। अगर 384 रुपये पर 1 साल यानी 16% के दर से अगर हम ब्याज निकालते हैं तो 16 × 4 = 64, 6 16 8 128 और 6 128 और 6 134, 13 16 48 और 13 1 मिनट 61.44, यानी 61.44 आ जाएगा यहाँ पे।
61.44 आ जाएगा। यानी ये 384 रुपया पर यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, 61.44 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, यानी पहला साल 2400 ब्याज मिलेगा, दूसरा साल 2400 और 384 मिलेगा, और तीसरा साल 2400 384 और 61.44 ब्याज मिलेगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इस दोनों का अंतर निकालो, ये 2400 कट जाएगा, 384 कट जाएगा, तो अंतर इतना का ही आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0.44 तो रहेगा, ये 0.44 एक ही ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 445.44, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग टीडी रूल से बनाएंगे तो ईजी वे में ये सवाल बन जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और उसकी भुजा AB, BC और C है। 7, 24, 25 दिया गया है। अगर आपको याद होगा कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनता है, समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, तो ये हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि 7, 24, 25 क्या होगा, समकोण त्रिभुज का ही भुजा होगा। यानी 7, 24, 25 सेंटीमीटर जो होगा वो समकोण त्रिभुज का ही भुजा होगा, जिसमें AB 7 दिया गया है और BC 24 और AC 25, यानी 7, 24, 25 हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ बोला, और G केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी जो माध्यिका को मिलाने वाली रेखा जहाँ पे मिलता है उसको केंद्रक होता है। इसका मतलब जो केंद्रक होता है वो माध्यिका पर ही होता है। इसका मतलब अगर G केंद्रक है तो यानी अगर हम ये K मान लेते हैं BK, तो इसका मतलब BK क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। केंद्रक माध्यिका के मध्यबिंदु को, माध्यिका को मिलाने, तीनों शीर्ष से अगर हम माध्यिका खींचते हैं भुजा पे, तो जो माध्यिका जहाँ पे मिलेगा वही केंद्रक होता है। इसका मतलब ये BK जो है माध्यिका हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर ये माध्यिका की लंबाई होता है, यानी जो माध्यिका होता है, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भागों में अगर आप बांटेगा, अगर हम इसके बाहर से एक वृत्त खींचेंगे, इसके बाहर से अगर हम एक वृत्त खींचते हैं तो ये लंबाई त्रिज्या हो जाएगा, और ये भी तो वृत्त के लिए त्रिज्या होगा ना। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर समकोण त्रिभुज में माध्यिका का बात करें तो ये लंबाई और ये माध्यिका, ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है। तो पूरा लंबाई 25 था तो ये 25/2, ये भी 25/2 और ये भी 25/2 होगा। और माध्यिका केंद्रक क्या करता है, इस पूरे माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी शीर्ष से जो आता है वो 2, तो भुजा पे जो जाता है वो 1। यानी शीर्ष से इस बिंदु के बीच का दूरी का लंबाई अगर 1 है तो ये बिंदु से भुजा की लंबाई 1 हो जाती है, 2:1। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, BG का लंबाई पूछा है, ये BG ना, यानी ये 2 भाग का लंबाई पूछा है ना। तो टोटल लंबाई 25/2 है और BG का लंबाई कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, यानी 3 भाग में से 2 भाग BG का लंबाई, यानी 2/3 भाग BG का लंबाई है 25/2 का। इन 2 से 2 काटेंगे तो 25/3 आ जाएगा, यानी 8.1/3 सेंटीमीटर ये BG का लंबाई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ये माध्यिका है तो ये माध्यिका अगर है तो इसका मतलब ये तीनों लंबाई बराबर होगा, और जो माध्यिका होता है, केंद्रक जो होता है, वो इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये दोनों फार्मूला से हम लोग इस सवाल को बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं, ऑफ का। तो यहाँ पे क्या देखें, 5 + 3/5 × 5, यानी 5। यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसको 3/5 × 5 करेंगे, ये 5 5 कट जाएगा, तो 5 3 8 बच जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 8 बचा, डिवाइड बाय ये ब्रैकेट में 8 बचा। अब इस ब्रैकेट में देखते क्या होगा, 4 का 4 क्या हो जाएगा, 16, और इस भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16, ये कट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कैलकुलेशन आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी यहाँ पे 4/4 यानी 1, और गुने 4 + 4 यानी ये 5 आ जाएगा, 8/5। फिर का आ गया क्या, पहले ये 3/6 का 3, यानी 6 × 18, पहले का काम कर 18, और 3/18 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी ये का 1/6 हो गया। तो यानी 8/5, पहले ये का काम करेंगे, यानी 5/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 × 6/5 यानी 48/5, यानी 9 × 5 = 45, यानी 9.3/5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग चाहे तो यहाँ भी थीटा का कोई मान रख के इस सवाल को बना सकते हैं। अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। अच्छा ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री रख कर देखते हैं। पहले थीटा का मान 45 डिग्री अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक 45 रूट टू का स्क्वायर 2 अब प्लस कोसेक 45 रूट टू का स्क्वायर 2 यानी गुने ये टेन 45 कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी 2 2 4 ये 2 निकल जाएगा गुने ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 यानी 1/√2 आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यानी ये जो पूरा कैलकुलेशन आएगा √2 आएगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर √2 कहाँ पे आ रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी 1/2√2 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ये लेते हैं ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कोसेक स्क्वायर 45 सेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर 2 यानी √2 से 2 काटेंगे तो ये √2 आ गया, यानी एक ऑप्शन में √2 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल है। आगे भी चेक कर लेते हैं कोसेक 45 तो कोसेक 45 कितना होता है √2 और कॉस 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 यानी यहाँ पे 1/√2 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर डी लेते कोसेक 45 यानी कोसेक 45 होता है 2 गुने सेक 45 √2 गुने सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 यानी ये 2√2 आ रहा है। तो हमारे पास √2 एक ही ऑप्शन आ रहा है बी, तो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे अगर थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर दो ऑप्शन मिल जाता तो हम क्या करते बाकी तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, तो हम उसके बाद हमें केवल 2 ही ऑप्शन चेक करना पड़ता अगर थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री रखते तो। अब नेक्स्ट सवाल, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, इसका मतलब बी की आय 100 तो ए की आय 150। अगर ए की आय में 40% का वृद्धि करेंगे तो 150 का 40% कितना होता है 60, अगर 60 का वृद्धि करेंगे तो 210 हो जाएगा ये। और बी की आय में अगर हम 90% का वृद्धि करेंगे तो बी की आय पहले 100 था बाद में 190 हो जाएगा। तो क्या जब उनकी संयुक्त आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो पहले संयुक्त आय कितना था 250 रुपये था, यानी ये 150 ए का और 100 बी का यानी 250 रुपये था। बाद में संयुक्त आय कितना हो गया, यानी 0 9 1 10 2 1 3 400 हो गया, यानी 250 से 400 गया। कितना का वृद्धि हुआ 150 का वृद्धि कितना में 250 में गुने 100 यानी 25 से 4 बार में 25 से 10 बार में 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी 15 चौका 60% का उसका संयुक्त वृद्धि होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC, यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये ABCD एक समलंब है, इसमें AB समानांतर DC दिया गया, सॉरी AB DC के समानांतर है ना, तो इसको A मानना पड़ेगा, ये B और ये C और ये D। अब AB जो है वो DC के पैरेलल हो गए। इसमें क्या बोला और इसके विकर्ण P पर मिलता है, यानी अगर विकर्ण P पर मिलता है, अगर विकर्ण P पर तो क्या होता है ना कि जैसे 2 त्रिभुज बन जाएगा, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, ये दोनों त्रिभुज जो होता है वो समरूप हो जाता है, क्योंकि ये कोण जो है एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से बराबर हो जाता है और ये दोनों कोण एकांतर कोण के माध्यम से बराबर होते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी BD उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो है एकांतर कोण के माध्यम से बराबर हो जाएगा और ये जो कोण होगा वो भी एकांतर कोण के माध्यम से बराबर हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर है तो वो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो इसमें ये जो है इसमें अगर हम लोग DP लेंगे DP तो इसमें क्या लेना पड़ेगा PB, DP लेंगे इसमें DP लेंगे तो इसमें PB लेना पड़ेगा और इसमें PC लेंगे PC तो इसमें क्या लेना पड़ेगा PA लेना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों जब समरूप है तो उसका भुजा अनुपातिक होगा। तो DP का वैल्यू दिया गया है, हाँ
पी डी जो है वो कितना दिया गया 6x-5। पी बी कहाँ गया, ये बी पी का जो वैल्यू है वो 2x+1 दिया गया है इज इक्वल टू पी सी, यानी सी पी का जो वैल्यू है वो 5x-3 दिया गया है और ये ए पी का जो वैल्यू है वो 3x-1 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6×18x² हो जाएगा, 18x²। और वहाँ पे फिर देखिए 5×15x और 6x यानी -21x हो जाएगा। और उसके बाद -5 गुने -1 यानी +5 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे तो 2x गुने 5x यानी 10x² हो जाएगा, 10x²। फिर यानी 2 गुने -3 यानी -6x और +5x तो -x बचेगा। और 3 गुने -3 गुने 1 यानी -3 हो जाएगा। तो अगर ये इधर आएगा तो x² 8x² और ये -x इधर आएगा तो +20x +5 3 8 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने का क्या तरीका हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि इस दोनों को गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। और इस 64 को दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 64 है और जोड़ने पे -20 आए। एक्चुअली यहाँ पे -20 था, यहाँ पे -20, ये -21 था ना और ये 1 से तो -20 होगा। तो गुना करने पे 64 है और जोड़ने पे -20 आए तो 16 चौका 64, 16 4 दोनों माइनस लग जाएगा, -16 और -4 होगा, -16 और -4 होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे और साइन को चेंज कर देंगे, साइन को चेंज कर दिए तो यानी 16 से 8 एक मान 2 आएगा और एक मान 0.5 आएगा। यानी अगर x का मान 2 आ गया, x का मान 2 तो क्या चीज़ पूछ रहा है हमें, ये dv का लंबाई यानी dv, ये पूरा लंबाई dv बोले तो यानी dp + pb यानी dp + pb का लंबाई निकालना था, dp + pb। तो dp pd कितना दिया गया 6x-5 यानी छेदना 12 में से 5 गया तो 7 प्लस और bp जो है 2x+1 दिया गया है यानी 2 दूना 4 + 1 5 यानी 7 5 12 यानी जो dp का लंबाई आएगा वो 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये 2 से आंसर नहीं आता तो हम लोग 0.5 से आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी प्रकार थे। चक्रीय चतुर्भुज मतलब एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज रहता है उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होगा जिसमें इसके विकर्ण जो है वो पी पर कटते हैं। ये A, B, C और D। अगर विकर्ण P पर कटता है यानी AC और ये जो BD का विकर्ण है वो P पर कट रहा है, ठीक है। इसमें AB बराबर BC दिया गया, यानी ये जो AB है, ये AB वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। उसमें DBC 70 डिग्री दिया गया है, यानी DBC ये जो है वो 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अगर हम DBC में देखें तो ये 70 डिग्री यानी ये DC द्वारा ये B पर 70 डिग्री कोण बन रहा है, तो यही DC द्वारा ये A पर भी यानी ये भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। एक ही चाप द्वारा बना कोण बराबर होता है। अब कहते हैं BAC 30 डिग्री दिया गया है, यानी ये जो BAC है, BAC ये 30 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब ये BC चाप द्वारा A पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये BC चाप द्वारा इस पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये D पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। एक ही चाप द्वारा बराबर कोण बनता है, यानी ये भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब क्या चीज़ पूछ रहा है, PCD का मान पूछ रहा है, यानी PCD ये मान पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ हम देखें कि ये इस त्रिभुज में अगर हम देखें, ये इस त्रिभुज में ये रेखा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये 30 डिग्री वाला कोण बराबर होगा, यानी ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। अब हम अगर देखें
तो ये पूरा कितना है 100 डिग्री, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ये 100 डिग्री, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा पूरा सी। इस 80 डिग्री में से, यानी ये पूरा 80 डिग्री में से 30 डिग्री ये दिया गया है, तो बाकी बच गया ये ऊपर वाला 50 डिग्री। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, PCD का मान पूछ रहा है ना, तो यानी PCD जो आया वो 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग DI का सवाल देखते हैं। DI में पहला क्वेश्चन है 5 वर्षों में टाइप डी के कार्यों का औसत उत्पादन। टाइप डी का जो अगर हम औसत उत्पादन निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 7 17 8 25 2 4 2 6 5 11 5 16 6 22 6 28 285, और टोटल कितना है 2 2 4 1 5, यानी 5 से भागा देंगे तो यानी 25 25 और 5 7 35, 57 आ जाएगा औसत। टाइप 5 वर्ष में टाइप डी के कार्यों का औसत उत्पादन 2018 में ई प्रकार के उत्पादन से, 2018 में ई प्रकार का उत्पादन कितने 70, यानी 70 से कितना कम है, तो कितना कम है, तो यहाँ पे 13 कम है, कितना 70 में गुना 100, यानी 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी 7 से 1 बार में, फिर कितना बचेगा 7 6 6, यानी 7 8 56, यानी 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है डी, यानी 72 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी 5 वर्ष में बी का कुल उत्पादन, तो बी का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16 1 5 1 6 4 10 4 14 14 5 19 4 23, यानी 236 आ गया। ये 5 वर्ष में टाइप बी का उत्पादन क्या चीज़ पूछ रहे हैं। 2017 में ABD के कार्यों कुल उत्पादन से कितना % अधिक है। 2017 में A 43 और B 50 और D 67, 43 और 67 110, 43 और 50 160 हो जाएगा। 160 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले कितना अधिक है वो निकाल लें, यानी 6 7 76 अधिक है, कितना में 160 में गुना 100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 4 बार में, और 4 से 19 बार में, और ये 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी 95/2, यानी 47.5% अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। यदि 5 वर्ष में टाइप बी के कारों का कुल उत्पादन, टाइप बी के कार का कुल उत्पादन हम लोग इधर निकाल चुके थे, सॉरी ये सवाल तो हो चुका था, 73 हो चुका था ना, 1 मिनट। अब 74 आते हैं। इसमें क्या 2015 में टाइप सी के कारों का उत्पादन, यानी 15 में टाइप सी कितना है 53 है, और 2017 में टाइप डी के कारों का कुल उत्पादन, 2017 में टाइप डी कितना है 67 है, तो इसका कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 7 3 10 6 5 11 1 12 120 हो जाएगा। का 2016 में टाइप बी के कार, यानी 16 में टाइप बी 47 है, और 2017 में ए, यानी 2017 में जो टाइप ए है उसमें 43 है, इस दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी 7 3 10 4 4 8 1 9, यानी 120 अनुपात 90, यानी 30 से काटेंगे तो 4 बार में, ये 3 बार में, यानी 4:3 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2018 के कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्त चार्ट में दर्शाया जाता है, यानी 2018 में टोटल कितना हुआ था उसको हम लोग वृत्त चार्ट में दिखाएंगे, तो 8 4 12 8 20 2, यानी 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27, यानी टोटल 270 था। 2018 में टोटल 270 था। कुल उत्पादन टाइप सी के कारों के उत्पादन को, यानी 270 में टाइप सी का कितना था 54, जब 270 में टाइप सी का 54 था तो टोटल 360 में कितना होगा, 360 से गुना कर देंगे, जिसे परसेंटेज हम लोग लाने के लिए 100 से गुना करते थे, उसी तरह केंद्रीय कोण सेक्टर कोण लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 से गुना कर देंगे, क्योंकि केंद्रीय कोण जो होता है वो 360, यानी अगर हम इसको पाई चार्ट में दर्शाएंगे, यानी ये वृत्तखंड में दर्शाएंगे तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा टोटल, तो 360 में कितना होगा निकालने के लिए 360 से गुना कर देंगे, 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, और 3 से 18 बार में, तो कितना जाए 18 चौका 72 डिग्री इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। हम लोग आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।